तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से चार्ज निकाले थे और चार्ज दिया था तो इलेक्ट्रिक करंट निकाले थे। आज हम लोग देखते हैं कि करंट होता कैसे है, करंट आता कहाँ से है, व्हाट इज कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कैसे होता है। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे? तो कहते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि कोई कंडक्टर है, ठीक है, और कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर इज सोर्स ऑफ इनफाइनाइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जब तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे इसमें क्या होते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन राइट जाएगा, मतलब एक तरीके से ब्राउनियन मोशन, रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है, फिर टकरा के पीछे आ रहा है, फिर आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो रहा है। तो एक टाइम इंटरवल में पाएंगे कि आई एवरेज मीन्स एवरेज करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। कब? इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो आप लिखेंगे कि इन एब्सेंस ऑफ, आप नोट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज random motion of free electrons inside conductor and number of electrons passing from left to right equals to number of electron passing from right to left in a given time interval, so resulting in net current is to be zero। इसका मतलब रैंडम मोशन से क्या होता है कि नेट डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन का नहीं हो रहा है। जितना इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहा है उतना राइट टू लेफ्ट, कोई ऑर्डर नहीं, कोई उनको बताने वाला नहीं कि किधर जाना है। तो इससे क्या होता है, टोटल करंट फ्री इलेक्ट्रॉन के रैंडम मोशन की वजह से करंट कंडक्टर के अंदर जीरो होता है। कब? इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, when electric field is applied across conductor, when an electric field is applied across conductor, जब कंडक्टर के क्रॉस हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक पुश देता है। तो हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लेते हैं कि लेफ्ट टू राइट है तो इलेक्ट्रॉन फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई। और जब इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगेगा तो टक्कर खाते खाते भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कुछ कुछ हमेशा डिस्प्लेस होता रहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस लगा देना। बैटरी से हम क्या करते हैं, कंडक्टर के अक्रॉस जब हम एक बैटरी लगा देते हैं ना, जब हम एक V वोल्ट का बैटरी लगा देंगे, V EMF का ना, इसको मान लेते हैं V वोल्ट का बैटरी है। बैटरी की चर्चा हम लोग डिटेल में खूब करेंगे, बस अभी के लिए इतना समझिए कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल इज डिफाइंड एज EMF ऑफ द बैटरी व्हेन देयर इज नो करंट थ्रू इट। तो हम कहते हैं कि मान लेते हैं कि ये V वोल्ट का बैटरी है, तो यहाँ से यहाँ के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, V आ जाएगा। ठीक है, या डेल्टा V या EMF E, चलिए कहते हैं कि मान लेते हैं ये EMF E है बैटरी। तो ये EMF से क्या होगा, यहाँ से यहाँ के बीच पोटेंशियल डिफरेंस E आ जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ डेल्टा V है, यहाँ से यहाँ डेल्टा V जो E के बराबर है। ठीक है, ठीक। तो अब बताइए क्या होता है, हमें पता है कि डेल्टा V का वैल्यू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E आ गया है, कंडक्टर अब अगर ये मान लेते हैं E वोल्ट पे है तो ये कितने वोल्ट पे होगा, 0 वोल्ट, क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल टू होता है, बैटरी के EMF के बराबर होता है, E के। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन जाने पोटेंशियल घटता है। तो अगर ये L लेंथ का कंडक्टर है, अगर ये L लेंथ का कंडक्टर है से फॉर एग्जाम्पल, तो डेल्टा V इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी, डी मतलब L होता है। इसका मतलब ये हमें पता चल गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो डेल्टा V बाई किसके इक्वल टू आएगा, डेल्टा V बाई L के इक्वल टू आएगा।
ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो डेल्टा बी बाई एल के इक्वल टू आएगा। ठीक, अब देखते हैं एक टर्म होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना, एक टर्म होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या होता है? ये होता है कि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है कंडक्टर के अंदर वो कोलिजन के दौरान एक्सेलरेट करता है, लेकिन इतना फ्रिक्वेंट कोलिजन होता है कि हम लोग कहते हैं कि एक्सेलरेटेड होते हुए भी वो बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाता दो कोलिजन के बीच, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं हो पाता क्योंकि हमेशा टक्कर होता रहता है। तो कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी with which free electron travels inside conductor is called drift velocity ना। तो जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक, तो इस सारी बातों को आप नोट कर लीजिए, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम डेरिवेशन कराते हैं आपको। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिफिनीशन लोग देख लीजिए कि एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रेवल इनसाइड कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मान लेते हैं ये कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर क्या लगा दिए हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए हैं। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने का तरीका क्या होता है? कंडक्टर के क्रॉस क्या लगा देना? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर देना, बैटरी। तो V वोल्ट का मान लेते हैं, बैटरी लगा दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड E आ गया। तो अब ये बताइए जरा कि एक टर्म होता है टाउ, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वैसे एक टर्म टाउ होता है, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन पीरियड। रिलैक्सेशन पीरियड मतलब कि ये होता है टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। इलेक्ट्रॉन जब टकरा रहे हैं कंडक्टर के अंदर तो दो टक्कर के बीच जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन पीरियड। तो चलिए हम टाउ टाइम इंटरवल की ही बात करते हैं। ठीक है, तो जब टाउ टाइम इंटरवल की बात हम लोग करेंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि अगर मान लेते हैं कि एल होता है ना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ये मानते हुए कि टक्कर के दौरान इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू कोलिजन्स किसका? फ्री इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट दो कोलिजन के दौरान फ्री इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट अगर एल है तो हम लोग जानते हैं कि एल इक्वल टू क्या होता है? हाफ AT स्क्वायर होता है, क्योंकि टक्कर के दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो एक्सेलरेट कराएगा। तो हाफ एट कितना टाइम लगा दो टक्कर के बीच? टाउ। तो एल का वैल्यू हो जाएगा हाफ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? E/m, क्योंकि F इक्वल टू QE। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन और फोर्स होता क्या है? F इक्वल टू QE होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? E होता है। सो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? E/m आ जाएगा, वही वैल्यू उठा के रखे हम लोग। तो E/m इंटू कितना? टाउ स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स। सो VD, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर हम लोग VD से डिनोट करें तो VD कितना आया? तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। और टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम टाउ है, क्योंकि दिया है दो टक्कर की ही बात कर रहे हैं हम लोग ना। तो यहाँ पे L बाई टाउ कर देंगे, टाउ टाउ कट जाएगा तो E बाई कितना आ गया? E/2m इंटू क्या आ गया बताइए? टाउ आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुआ वो E/2m इंटू टाउ हो गया। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन है, आप इसको जो है नोट कर सकते हैं कि E/2m इंटू टाउ होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, आराम से इस एक्सप्रेशन को नोट कर लीजिए। तो हम लोग देख लिए कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो VD कितना है? E/2m इंटू टाउ। एक टर्म आता है करंट डेंसिटी, ये सारे ना टर्म्स हैं। तो करंट डेंसिटी क्या होता है? जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, ये सारे जो है 12th में ज़्यादा डिटेल में है, तो 10th वालों के लिए उतना यूजफुल नहीं है। 10th वालों के लिए वो ओम्स लॉ से यूजफुल टर्म आएगा। तो ये सब करंट जो है करंट डेंसिटी वगैरह जो है वो 12th के लिए है सारा। ठीक है, 10th वाले बच्चे जो है इनको देखना चाहेंगे तो जनरल नॉलेज यूज करेंगे या तो उनका सीधे ओम्स लॉ से काम शुरू होगा। तो करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी हम लोग कहते हैं कि करंट पर यूनिट एरिया
इज डिफाइंड एज करेंट डेंसिटी, डिफाइंड एज करेंट डेंसिटी। ये करेंट पर यूनिट वॉल्यूम नहीं, बस डेंसिटी वर्ड लिखा है, ये नहीं कि पर मीटर क्यूब समझ लिए। मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस प्रकार से है, मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, हम ऐसे इस कंडक्टर को ऐसे काट दिए हैं, तो इसका एरिया वेक्टर देखिए किधर दिखता है, इसका हमेशा एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। मान लेते हैं छोटा सा एलिमेंट अगर ds सरफेस एरिया है और यहाँ पे करंट I है, अगर इस पॉइंट पे करंट I है, छोटा सरफेस एरिया ds है, तो हम लोग करंट को ऐसे डिफाइन करते हैं, ये जो di करंट होगा तो di करंट को ऐसे डिफाइन करते हैं J डॉट ds। J क्या है, J ही करंट डेंसिटी है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, वेक्टर होता है, किस डायरेक्शन होता है, एलोंग करंट होता है। जो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के एलोंग होता है। तो करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इज ए वेक्टर एलोंग करंट, टेकन एलोंग करंट। जो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होता है वो करंट के एलोंग होता है। इसका मतलब कोई कभी पूछो व्हाट इज टोटल करंट, तो कहेंगे इंटीग्रल ऑफ J डॉट ds। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर थीटा एंगल है ना, तो करंट का जो डायरेक्शन होगा, अगर ये J वेक्टर है तो यहाँ पे जो करंट निकल के आएगा JDS cos थीटा होगा ना। अच्छा, हम कहते हैं, मान लेते हैं कि अगर ये एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है ऐसा, मतलब करंट का डायरेक्शन, एरिया डायरेक्शन, करंट डेंसिटी, जो करंट होता है वो करंट लेंथ के लॉन्ग है, तो अगर सिंपल अगर बात करें तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, J इंटू ए हो जाएगा। तो इसका मतलब J जो आया, जो करंट डेंसिटी J आया, जिसको J से बोलते हैं, करंट डेंसिटी को हम लोग J से डिनोट करते हैं ना, J इज ए वेक्टर J से। तो जो J आया वो कितना आया, I/A। तो ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं करंट पर यूनिट एरिया, इसीलिए बोलते हैं इज डिफाइंड एज करंट डेंसिटी। करंट पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज करंट डेंसिटी। जैसे मान लेते हैं कि कोई कंडक्टर है, उसमें करंट डेंसिटी अगर कांस्टेंट है, तो अगर करंट डेंसिटी कांस्टेंट है तो करंट कैसे निकल जाएगा, सीधे J इंटू ए से। जैसे मान लेते हैं कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर है R रेडियस का, R रेडियस कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर है ना, उसका करंट डेंसिटी मान लेते हैं J नॉट है, तो टोटल करंट I क्या होगा, J नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों बताइए, क्योंकि डेंसिटी हर जगह सेम है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो J बाहर आ जाएगा, ds का A हो जाएगा, S मतलब सरफेस, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये S मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन हमेशा लेते हैं। लेकिन कभी ऐसा क्वेश्चन है कि एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है और उसका करंट डेंसिटी इसके एक्सिस से r दूरी पे कुछ इस प्रकार से है, कैसे है, J इक्वल टू J नॉट 1 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R, कुछ इस टाइप का है। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि देयर इज सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड करंट डेंसिटी वेरीज एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंडर एज दिस। तो पूछना फाइंड टोटल करंट। अगर करंट डेंसिटी, अगर यह क्वेश्चन ये है कि अगर J ऐसा है तो फाइंड टोटल करंट, तो यहां पे क्या होगा, फाइंड टोटल करंट I थ्रू सिलिंड्रिकल कंडक्टर। कैसे निकालेंगे आप, तो वहां में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, J डॉट ds। कांस्टेंट होगा तो सीधे I इक्वल टू J इंटू एरिया, लेकिन अगर वेरिएबल है तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखिए ऐसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि एक जो है एक सिलिंड्रिकल सेल लेंगे R रेडियस का ना, और इसको कितना थिकनेस दे देंगे, इसको जो है dr थिकनेस दे देंगे, ठीक है। एक सिलिंड्रिकल सेल लेंगे और इसको थिकनेस कितना दे देंगे, इसको dr थिकनेस दे देंगे। तो जब dr थिकनेस दे देंगे तो देखिए करंट डेंसिटी हर r पे अलग, लेकिन dr इतना पतला है कि उतने के लिए हम लोग करंट को क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। और कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे, यही वाला, क्योंकि करंट जिस सरफेस के परपेंडिकुलर फ्लो करता है वही एरिया लेते हैं। तो ये वाला हम लोग एरिया ले लेंगे, ये वाला पूरा। तो कितना आएगा बताइए, ds, तो ds आ जाएगा आपका, ये वाला एरिया लेंगे, ये टोटल ये एरिया हो जाएगा, तो 2 पाई r इंटू dr। तो बताइए व्हाट इज di, तो di इज J इंटू ds, और J का वैल्यू देखिए यहां से रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई J नॉट r माइनस r स्क्वायर बाई r इंटू dr, देखिए मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इसमें टोटल I क्या हो जाएगा, 2 पाई J नॉट इंटीग्रल ऑफ r माइनस r स्क्वायर बाई r इंटू dr, क्योंकि टोटल इसी तरीके से पूरे
पूरे जो है कैपिटल आर तक सारा सेल हम लोग क्या करेंगे, सारा सेल जोड़ देंगे, टोटल करंट आ जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करके देखिएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 0 से आर तक करना है। तो आर का एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, मतलब आर स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, आर के पावर 3/3, कैपिटल आर के पावर 3, नीचे आर है तो कैपिटल आर क्यूब, आर के पावर 3/3, तो आर के पावर 3/r, तो आर स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर बाई 3, तो 1/2 माइनस 1/3 क्या आ गया, 1/6। ठीक है, तो ये आ गया 2π/0, 2π/0 आर स्क्वायर बाई 6। ठीक है, तो बाई 6 करेंगे तो 2/6 क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आया π/0 आर स्क्वायर बाई 3 इज द आंसर। आराम से समझ लीजिए, रेडो का क्वेश्चन है ये। तो जैसे क्वेश्चन पूछें कि करंट डेंसिटी को जो है अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे रिलेट कर सकते हैं, करंट डेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो हम लोग कहते हैं कि एक आता है बोर्ड वगैरह में प्रूव करने के लिए, प्रूव दैट J इक्वल्स टू NeVd ना, ये प्रूव करने का आता है कि प्रूव दैट J इक्वल टू NeVd वेयर n इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये प्रूव करने को आता है बोर्ड वगैरह में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम और इलेक्ट्रॉन के चार्ज में ये रिलेशन है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये एक L लेंथ का कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है कितने वेलोसिटी से, Vd वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ना। तो यहां से यहां जाने में जो टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को, मतलब ये जो टोटल चार्ज, कोई चार्ज यहां से यहां फ्लो करने में कितना समय लगेगा, तो L बाई क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, L बाई Vd। अच्छा, क्वेश्चन दिया कि n इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो कितना इलेक्ट्रॉन पास कर गया होगा, कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। तो जितना ये पूरा सेक्शन फ्लो करके यहां से यहां बह गया, तो कितना टोटल चार्ज इसमें से पास कर गया होगा, डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू होगा n इंटू वॉल्यूम, और कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है वो एक क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम लोग A ले लेते हैं, चलिए, तो जो वॉल्यूम होगा L इंटू A हो जाएगा ना। तो इसका मतलब है कि डेल्टा क्यू का वैल्यू आएगा, डेल्टा क्यू का वैल्यू आ गया, डेल्टा क्यू का वैल्यू आ गया n इंटू, और L के जगह क्या हो जाएगा, Vd इंटू डेल्टा टी, Vd इंटू डेल्टा टी और इंटू A। तो बताइए जरा, ये तो इतना इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई भी करेंगे क्योंकि n क्या था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन था, तो इतना तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तब चार्ज आएगा, तो डेल्टा क्यू। तो व्हाट इज करंट, तो I इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो n, ये E भी रहेगा, NeAVd आ गया, ये आ गया करंट। और हमें पता है कि J क्या होगा, तो करंट डेंसिटी इज क्या होता है बताइए, करंट पर यूनिट एरिया। जब इसको डिवाइड करेंगे करंट पर यूनिट एरिया से I बाई ए, तो A कट जाएगा, तो ये हो गया NeVd। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और चूंकि हमें पता है कि करंट के डायरेक्शन में ही क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है, और Vd भी उसी डायरेक्शन में, तो आप चाहें तो यहाँ वेक्टर भी लगा सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन J इक्वल टू NeVd, ये 2 नंबर का बोर्ड में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रूव करने के लिए, ठीक है, तो आराम से नोट कर लीजिए ना। तो अब हम देखते हैं कि J इक्वल टू NeVd आ गया, और अभी हम लोग देखे थे कि J जो Vd था वो कितना था, वो E बाई कितना था, 2m इंटू टाउ था, और E क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो अब इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाएं NeVd में, तो Ne और Vd की जगह E बाई 2m इंटू टाउ, ठीक है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए ध्यान से, J का वैल्यू आ गया Ne स्क्वायर बाई 2m टाउ इंटू E, ठीक है, मतलब कि
एक तरीके से देखिए, एट गिवन टेम्परेचर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है और जो टाउ होता है वो भी कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर बढ़ने से ही रैंडमनेस बढ़ता है। कोई पूछे टेम्परेचर बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? टेम्परेचर बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ता है कि घटता है? बताइए। तो टेम्परेचर बढ़ने से, जैसे कोई पूछे एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, तो एज टेम्परेचर विल इंक्रीज रैंडमनेस बढ़ता है, रैंडमनेस बढ़ता है, जल्दी जल्दी टक्कर होगा, रैंडमनेस विल इंक्रीज, और रैंडमनेस बढ़ता है तो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड बढ़ जाता है, जल्दी जल्दी टक्कर होगा। टेम्परेचर बढ़ाने में इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं टकराएंगे तो टाउ घट जाएगा, और जब टाउ घट जाता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी घट जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आराम से नोट कर लीजिएगा। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेज। टेम्परेचर बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटता है, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो कहेंगे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम लोग इतने टर्म को हम लोग कांस्टेंट लेस, इसको सिग्मा बोलते हैं। तो J इक्वल टू सिग्मा ई आया ना, जहाँ पे सिग्मा को क्या बोलेंगे? व्हाट इज सिग्मा? तो ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ वो सिग्मा है। सिग्मा क्या होगा? सिग्मा को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी ना। तो सिग्मा जो कंडक्टिविटी है, तो देखिए सिग्मा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। सिग्मा देखिए यहाँ पे है NE² टाउ बाई 2m। ये कंडक्टिविटी बोलते हैं। यह किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। फिर से बताइए क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा, टाउ घटेगा, कंडक्टिविटी घटता है। सिग्मा क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और आगे चल के बताएंगे कि एक सिग्मा का उल्टा होता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रो ना। तो रो जो होता है 1/सिग्मा होता है। इसका मतलब सिग्मा घटेगा तो रो क्या होता है? बढ़ता है। रो को बोलते हैं क्या? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस इसी से निकल के आएगा। बात समझ में आया? तो इसका मतलब J इक्वल टू सिग्मा ई, यही ओम्स लॉ है। J इक्वल टू सिग्मा इज द ओम्स लॉ। ये वेक्टर, ओम्स लॉ का वेक्टर वर्जन है। दिस इज व्हाट कॉल्ड ओम्स लॉ। इसका जो स्केलर वर्जन है वो 10th वालों के लिए, बच्चों के लिए है। तो हम आगे अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फिलहाल ये समझिए कि यही ओम्स लॉ है। इसी से निकल के आएगा डेल्टा V इक्वल टू IR। हम आगे स्टार्ट करेंगे इसी के, ठीक है।